जय हिंद। आज का टॉपिक में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 का ये बायोलॉजी से हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? बायोलॉजी से हम देखेंगे, जिसमें ये क्लास 8, 9 और 10 तीनों क्लास को मिलाकर ये क्वेश्चन बनाया गया है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर रेलवे का ग्रुप डी का क्वेश्चन दिखेगा तो उसमें ज़्यादातर 8, 9, 10 क्लास का ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिया गया था। तो उसके मद्देनजर रखते हुए ये बायोलॉजी से ही ये रेलवे ग्रुप डी का एनसीईआरटी क्वेश्चन पर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं आज का सेट में। आप इसमें ट्राई करें, अब बताएं कितना कितना किसका स्कोर रहा है। चलिए तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, क्वेश्चन आंसर के साथ उसका पूर्ण रूप से एनालिसिस किया जाएगा कि हर क्वेश्चन का उसका एनालिसिस पूरा डिटेल में किया जाएगा। चलिए तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम जो है कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है? तो पेरेंकाइम, पेरेंकाइम नाम के एक जाइलम होता है जो कि भोजन के संग्रहण के लिए बहुत ज़्यादा ये कोशिकाएं उत्तरदायी होती है। और ये पेरेंकाइम क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, और जाइलम में यही क्यों होता है कोशिका उत्तरदायी, इसके बारे में हम पूर्ण रूप से यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है पेरेंकाइम कोशिका जाइलम में एकमात्र जीवित कोशिका है और भोजन का भंडारण के लिए जिम्मेदार होती है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 है वह पौधे और पानी के पोषण तत्वों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 3 पेरेंकाइमा कोशिकाओं ऊतकों के मरम्मत और पुनर्जन्म में सहायता करती है, विशेष रूप से संवहनी ऊतकों में भी होती है। ये कोशिकाएं पानी और पोषक तत्वों के पार्श्व परिवहन में शामिल होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि पुष्पीय पौधों में युग्मकोद्भिदी, पुष्पीय जो पौधा होता है उसमें युग्मकोद्भिदी पीढ़ी का प्रतिनिधि निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? पुष्प पौधों में जो युग्मकोद्भिदी का पीढ़ी होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परागकण और भ्रूणकोर। परागकण और भ्रूणकोर के द्वारा पुष्पीय पौधों में युग्मकोद्भिदी का पीढ़ी का प्रतिनिधित्व किया जाता है। किसके? परागकण और भ्रूणकोश के द्वारा। अब इसमें हम यहाँ पे पूर्ण रूप से एनालिसिस करते हैं। पुष्पीय पौधों में युग्मकोद्भिदी पीढ़ी अत्यधिक छोटी होती है और इसका प्रतिनिधित्व इसका एक प्रकार है। जैसे देखते हैं, एक प्रकार है नर युग्मकोद्भिदी, इसके बारे में देखते हैं। परागकण जो लघु बीजाणुओं से विकसित होते हैं नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। दूसरा का है मादा युग्मकोद्भिदी, भ्रूणकोश जो गुरु बीजाणु से विकसित होता है और इसे अंड कोशिका और निषेचन में शामिल अंग संरचना होती है। ये ध्यान रखिएगा। अगला है, यहाँ पे देखते हैं हम लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, ये क्या है? यह गलत है। ठीक है, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बीजा गुण भित्ति का पीढ़ी का हिस्सा है और नर और मादा युग्मकोद्भिदी का विकसित होते हैं। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अंडाशय और परागकोश यह गलत है। अंडाशय और परागकोश भी गलत है, क्योंकि अंडाशय और परागकोश बीजाणु भित्ति पीढ़ी का कुछ संरचना और पुष्प का हिस्सा है जिसमें युग्मकोद्भिदी होती है। ध्यान रखिएगा इसमें। अगला एक दिया है भ्रूणपोष और युग्मनज, यह भी गलत है, क्योंकि भ्रूणपोष निषेचन के बाद बनने वाला त्रिगुणीय ऊतक है और युग्मनज एक द्वितीय संरचना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इची कुरुसावा द्वारा जिब्रेलिक अम्ल की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो बीज के अंकुरण और कोशिका प्रसार को उच्छेदित करने के लिए किया जाना चाहिए? तो बताना है इसका क्या राइट आंसर होता है। इसका राइट आंसर 1926 हो जाएगा। कहने के 1926 में इजी कुरुसावा द्वारा जिब्रेलिक अम्ल की खोज किया गया और जो बीज के अंकुरण विकसित प्रसार को उच्छेदित करने के लिए जाना जाता है। कब किया गया था? 1926 में। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है जापानी वंशपति इची कुरुसावा ने 1926 में जिब्रेलिक अम्ल की खोज की थी। किसके? जिब्रेलिक अम्ल की खोज की थी। आगे देखते हैं, उन्होंने चावल के पौधों में फुली सीडिंग, जो फुली सेंडिंग होता है चावल के पौधों में, रोग का अध्ययन किया था। उन्होंने पाया कि यह रोग जिब्रोला फ्यूजिरिकोई नामक कवक का कारण उत्पन्न होता है। कुरुसावा में पाया गया कि कवक एक पदार्थ का स्राव करता है जिससे यह रोग होता है। उन्होंने इस पदार्थ का नाम जिब्रेलिक अम्ल रखा है। किसने? क्या नाम था इनका? तो ये वनस्पति शास्त्र इजी कुरुसावा का यह है। 1926 में जिब्रेलिक की खोज किए थे। ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे
निम्न में से कौन सा त्वचा से सांस लेता है, बताना है। सांप, केचुआ, बंदर या मनुष्य। तो सबसे पहले मनुष्य नहीं लेता है, बंदर भी नहीं लेता, सांप भी नहीं लेता। जो केंचुआ होता है ना, ये त्वचा से सांस लेता है। कौन? केंचुआ। केंचू व केंचुआ जो होता है ये त्वचा से सांस लेता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक का कारण होता है? तो कोलेन काइमा। कोलेन काइमा के कारण ये होता है पौधों में लचीलापन। ठीक है, देखते हैं अब इसमें। कोलेन काइमा एक विशेष सरल अस्थायी ऊतक है जो पौधों में अस्थायित्व और लचीलापन प्रदान करता है। यह ऊतक जीवित कोशिकाओं से बनता है जो भित्ति पर सेलुलोज, प्रोटीन, हेमोग्लोबिन, असमान मोटाई होती है। कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर यह शर्करा और स्टार्च के निर्माण में शामिल होता है। पादप शरीर को तन्यता और नम्यता प्रदान ये करता है। अगला देखते हैं यहाँ पे, मैलस डोमेस्टिका। मैलस डोमेस्टिका किस पौधे, किसका वैज्ञानिक नाम है? आम का पेड़ या अनानास का पेड़ का पौधा या केले का पेड़ या सेब का पेड़? इसमें से किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम मेलस डोमेस्टिका है? ध्यान रखिएगा किसका है, तो सेब का पेड़ का। सेब का पेड़ का वैज्ञानिक नाम मेलस डोमेस्टिका है। किसका? मेलस डोमेस्टिका सेब का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 7, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल होता है। कौन? राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम जो होता है ये कार्यस्थल होता है। किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे, राइबोसोम कोशिका द्रव में उपस्थित झिल्लीदार दानेदार संरचना है। वे पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत 1953 में जॉर्ज पोलार्डे द्वारा सघन कणों के रूप में देखे गए थे। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है। किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है, इसलिए उन्हें कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। किसे? राइबोसोम को। यहाँ पर दिया है राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन। पहला होता है यूकैरियोटिक, जिसमें 80S और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक जिसमें 70S होता है, कोशिका द्रव में होता है। और ये साथ ही प्रोकैरियोटिक कोशिका कोशिका झिल्ली से क्या होती है? जुड़े रहती है। अब बताए राइबोसोम के उप एकक है क्या है? तो 80S राइबोसोम में 60S और 40S उप एकक से बने होते हैं, और 70 राइबोसोम में 50S और 30 उप एकक से बने होते हैं। ये दोनों VVI को है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, आहार नली में अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा रसा वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पित्त रस और अग्नाशय रस। ध्यान रखिए, आहार नाल में अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा वसा का पाचन काम करता है? पित्त रस और अग्नाशय रस। देखते हैं इसके बारे में कि अंगों द्वारा स्त्रावित पित्त रस, अग्नाशय रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त रस यकृत द्वारा स्त्रावित होता है, इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाने में और वसा को अणुओं को तोड़ने के लिए सहायक होता है। अग्नाशय रस अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। आगे इसमें इमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशय, लाइपोज, न्यूक्लिएज और लाइपोज जैसे एंजाइम होते हैं। अग्नाशय रस का स्त्राव हार्मोन स्रावी और कोलेस्टिकोकिन द्रवा नियंत्रित किया जाता है। लाइपोज वसा का पाचक एंजाइम होता है। टॉयलिन टॉयलिन लार जो होता है पाचक एंजाइम है। टॉयलिन लाइन क्या है? एक पाचक एंजाइम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पोषण की वो विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं, तो ये स्व पोषण कहलाता है। किसे? स्व पोषण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है ग्रुप डी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, इसमें देखते हैं स्व पोषण पौधों का वो विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्व पोषण कहलाता है। स्व पोषी पौधे प्रक्रिया कार्बन यौगिकों का उत्पादन करने के लिए प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग शामिल होता है। स्वपोषी जीव होते हैं जो स्वपोषण करते हैं, जैसे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु भी होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, मनीला हेम्प किसका उदाहरण है? मनीला हेम्प किसका उदाहरण है? तो फ्लोएम रेसे का मनीला हेम्प उदाहरण है। किसका है? फ्लोएम रेसे का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस वैज्ञानिक ने उत्कर्षण पद की कार्य प्रणाली या उनका भविष्य सुनिश्चित बताया? किस वैज्ञानिक ने? तो हेंस स्टीन वैज्ञानिक नाम है जिन्होंने उत्कर्षण पद की कार्य प्रणाली या उनका भविष्य सुनिश्चित बताया। क्वेश्चन नंबर 12, पौधे की चौड़ाई या मोटाई किसकी सक्रियता से होती है? पौधे की चौड़ाई या मोटाई किसकी सक्रियता से होती है? तो पार्श्व की सक्रियता से होती है। किसके? पार्श्व की सक्रियता से होती है। क्वेश्चन नंबर 13, पादप शरीर का आकृति वृद्धि का कारण क्या होता है? तो अग्रस्त विभेद्यता, ये पादप शरीर का आकृति के वृद्धि के कारण होता है। अग्रस्त, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भुजाओं एवं पादों में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है? तो कंकालीय पेशी है। किसमें है? कंकालीय पेशी है। रेखित पेशियां कैसी होती है? तो रेखित पेशियां ये ऐच्छिक होती है। रेखित पेशियां ऐच्छिक होती है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अस्थि, उपास्थि, टेंडन एवं रुधिर। अस्थि, उपास्थिति, टेंडन एवं रुधिर, ये क्या क्या है बताना है। तो ये संयोजिक ऊतक है। क्या है? ये एक संयोजिक ऊतक का उदाहरण है। मेंडल ने अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी किस सन में प्रकाशित किया बताना है। तो ये 1866 ईस्वी में प्रकाशित किया। मेंडल ने 1866 ईस्वी में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री प्रकाशित किया था। शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो थाइमस ग्रंथि है। यानी कि थाइमस ग्रंथि द्वारा लिम्फोसाइट कोशिकाओं में बनने का एक रोगी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, संकटकालीन हार्मोन कौन सी है? तो एड्रोनेनिल हार्मोन जो होता है ये संकटकालीन हार्मोन होता है, एड्रोनेलिन। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि स्फुरदीप्त अंग किन में पाए जाते हैं? समुद्री जीवों में स्फुरदीप्त अंग पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज के 20 क्वेश्चन था। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसा क्वेश्चन रहेगा। इसके अनुसार आगे वीडियो आपके कमेंट के अनुसार का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।